नमस्कार दोस्तों। देखिए, कई विद्यार्थियों को मैंने सब्जेक्ट का जो अंक विभाजन का वीडियोज़ बनाया था, तो उसके बाद में कई विद्यार्थियों के मैसेजेस ये भी थे कि सर, जो जीके का पेपर होना है, उसमें भी जो अंक विभाजन हुआ उसमें भी थोड़ा बता दीजिएगा ताकि थोड़ी पढ़ने में सहूलियत हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का संस्कृत डिपार्टमेंट के। ठीक है, सिलेबस वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। सिलेबस का एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से मिलान करने के बाद में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, यही 4 विभाजन है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया है, कि कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न पूछेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल इंफोसिस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें से 15 क्वेश्चन आने हैं, यानी पहला जो पार्ट है उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। दूसरा जो पार्ट है वो बड़ा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, स्टैटिक्स वगैरह होता है, मैथमेटिक्स वगैरह होती हैं, साथ में लैंग्वेजेज भी होती हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए ये बड़ा पार्ट होता है। तो इसमें से 20 क्वेश्चन आने हैं। और आर्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे मतलब कमज़ोर जिस भाग को अगर कहा जाए पेपर का, तो ये यही होता है। ना तो उनको मैथ्स आती है, ना इंग्लिश आती है, उनके कोई मतलब नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से रीजनिंग के 2-3% वो कर देते हैं, और हिंदी वाले हिंदी के कर देते हैं। अन्यथा तो हिस्ट्री वाले तो हिंदी वालों में भी फंस जाते हैं। उनके लिए ये सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है। और 20 क्वेश्चन आते हैं। अब करंट अफेयर्स है, उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। फिर जनरल साइंस की बारी आती है, और इंडियन पॉलिटिकल की और राजस्थान ज्योग्राफी की, इसके भी 15% आते हैं। और फिर नीचे एजुकेशन मैनेजमेंट की जो पार्ट है उसमें से भी 15% आते हैं, यानी 30 मार्क्स के आते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे। तो अब देखिएगा, अपन ऊपर चलते हैं, अपन किस किस पार्ट को कैसे कैसे पढ़ना है और किसको छोड़ना है किस प्रकार से। तो ये आ गया आपके सामने कि हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल इंफोसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय इतिहास और उसके साथ साथ में अब की बार है वो राजस्थान का इतिहास है, वो भी जोड़ दिया गया। और नेशनल मूवमेंट्स में ध्यान रखिएगा, ये जैसे वी डी सावरकर हैं, और बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, लाल बाल पाल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, राजगुरु सुखदेव हैं, रास बिहारी बोस हैं, राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, ये आएंगे। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, इनको अपन भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये वाला अपन तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इंडियन हिस्ट्री है और राजस्थान हिस्ट्री है, उसको भी अपन तैयार कर सकते हैं। ये राजस्थान हिस्ट्री आ रही है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो भी जोड़ा था ना, जिसमें महाराणा प्रताप है, मान सिंह है, राय सिंह है, इनको जो भी जोड़ा था, चंद्रसेन है, जैसे द्वितीय श्रेणी में जोड़ा है, ठीक वही पार्ट उठा करके प्रथम श्रेणी में रख दिया था। तो ये वाला अपन तैयार आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक अपन आराम से कर सकते हैं। यहाँ से 15 प्रश्न आएंगे, इसमें से इंडियन और राजस्थान की जो इतिहास है उसमें से। तो उसमें से अपन बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके 12 क्वेश्चनों तक तैयार कर सकते हैं। चलो 3 डीपली भी आ गए तो कम से कम 12 क्वेश्चन तो अपन कर सकते हैं। अब नीचे वाला जो भाग है ना, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट वगैरह है, ये आप तैयार कर सकते हो, यानी रीजनिंग आप तैयार कर सकते हो। बल्कि ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना, इसमें फालतू की माथापड़ी मत करना, क्योंकि आर्ट्स के विद्यार्थी खास तौर से ध्यान रखना, आपको मैथ्स नहीं आती है, कोई 100 में से 1% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मैथ्स के प्रश्न सही कर पाएंगे। अन्यथा आपको बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स पर और एप्लीकेशंस वाले सिर्फ जुल्मा देंगे कि हम इस प्रकार से, इस तरीके से आपको मैथ सिखाएंगे। हाँ, हो सकता है टीचर ने अच्छा तरीका बताया, पर आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट हो। इसलिए आपको मैथ्स, जब आपने आर्ट्स को चुन लिया उस दिन आपके दिमाग में डर ये बैठ गया था मुझे गणित नहीं आती, इसी कारण से आपने आर्ट को चुना। तो जब आप कला विषय के स्टूडेंट हैं तो आप साइंस विषय में उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। 5 क्वेश्चन आने हैं मैथ्स के, 5 या 7 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो ना? तो इनको छोड़ने में फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और समझ में आएगी भी नहीं, और परीक्षा में पता नहीं किस तरीके से प्रश्न घुमा के पूछेगा अगला, क्योंकि टीचर बताता वो कुछ तरीका आना कोई ज़रूरी थोड़ी ना परीक्षा में कि वही
तरीका आएगा उस तरीके से अपन सोल्व कर लेंगे। इसलिए आई थिंक मैं जहाँ तक मानता हूँ आर्ट्स के विद्यार्थियों को और खासतौर से हिंदी के विद्यार्थियों को तो गणित के तो मतलब नज़दीक ही नहीं जाना है। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5% से कुछ भी नहीं होना और बहुत बड़ा पेपर पड़ा है। अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए प्लस पॉइंट है, समझ रहे हो बात को। ये सारे आराम से आप कर सकते हो, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, अनेकार्थक विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्धि और अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली। अब की बार थोड़ा सा बदलाव ये कर दिया, यहाँ से क्रिया हटा दी है। पहले यहाँ पर क्रिया व्या करती थी तो क्रिया का एक प्रश्न आता था, इजी सा प्रश्न आता, आराम से कर देते। एक प्रश्न यहाँ से आएगा, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये नुकसान हो गया एक तरह से वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इनको रटना पड़ेगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। एक शब्द आपका संधि का आएगा, पक्का आप आराम से कर भी दोगे, एक उपसर्ग या प्रत्यय से दे देगा, एक विलोम शब्द या शुद्धि अशुद्धि से दे देगा। इस प्रकार से 4 प्रश्न आपसे लैंग्वेज के पूछेगा हिंदी के। अब आइए बात समस्या इंग्लिश की, तो हिंदी वालों के लिए फिर मैं जोर देकर के कहना चाहूँगा कि इस पोर्शन को आई थिंक हो सकता है छोड़ ही देने में फ़ायदा है, क्योंकि इंग्लिश भी आपके बस की बात नहीं है। हाँ, 1% विद्यार्थी जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, वो आराम से अगर इसको कर सकते हैं तो आप लोग कर देना, अन्यथा तो इस पोर्शन को छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी के साथ मैथ्स के साथ आप ज़बरदस्ती ना करें, अन्यथा आप इनके साथ ज़बरदस्ती करोगे, जितना टाइम इन चीज़ों को आप दोगे 10 प्रश्नों को, जैसे 5-7 मैथ्स वाले प्रश्न, 5-7 आप ये 4 प्रश्न ये इंग्लिश वाले, इनको अगर आप करने में जितना समय दोगे उतना आप इंडियन हिस्ट्री या करंट अफेयर्स में दो, अच्छा रहेगा आपको। वहाँ से आपके प्रश्न निकाल सकते हो, यहाँ से आपसे प्रश्न भी नहीं निकलेगा परीक्षा में आ गया तो, पता नहीं किस तरह से वो घुमा फिरा करके पूछेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा, बिल्कुल आसान ही, परंतु अपने लिए वो एक महाभारत होता है, पहाड़ के समान खड़ा रहता है, समझ में ही नहीं आता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो जो विद्यार्थी एवरेज है वो इन दोनों को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात बुरी लगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर टीचर्स आपको मनोबली बढ़ाते हैं ना कि हाँ ये आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, जबकि मैं कहता हूँ ये आप नहीं कर सकते, उल्टा हो रहा है ना आई थिंक, जबकि मैं सच कह रहा हूँ आपको, इसलिए आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, बुरा भी लग रहा होगा, तो समझने की कोशिश कीजिए। अब करंट अफेयर्स आप ये जो इंग्लिश में जितना टाइम दे रहे हो ये यहाँ पर दो, आज से क्या जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक, ये वाले दिसंबर आएगा ना, यहाँ तक का रट डालो, जितना भी करंट वरंट जो भी आपके आगे सामने आया ना सारी, मतलब जैसे मोमल्स की अच्छी किताब आती है, क्रोनोलॉजी की बुक्स आती हैं, वो वाले इसमें से करंट बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करो। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन निकाल लोगे आप मैथ्स वालों से आगे निकल जाओगे। ये मैथ्स इंग्लिश के चक्कर में पड़ेंगे ना, उनसे आप आगे निकल जाओगे, ये गारंटी है। एक एक प्रश्न बहुत अहमियत रखता है, 30 प्रश्न लाने तो बहुत ज़रूरी हैं इस पेपर में। अगर आपके 30 प्रश्न नहीं आए तो आगे वाला आपका चेक ही नहीं होगा। आरपीएससी ने इस प्रकार से अब की बार से आपको पाबंद किया है कि अगर आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं जीके में, तो सब्जेक्ट वाले में कुछ भी नहीं बटेगा, चाहे आप 135 क्वेश्चन सही कर देना। इसलिए जो विद्यार्थी जीके में आगे खींचेगा, चाहे वो द्वितीय श्रेणी हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, तो उसी के सर पे सेहरा बंधेगा नौकरी का। अन्यथा आपसे सब्जेक्ट रटते रहना, सब्जेक्ट से कुछ नहीं बटेगा। सब्जेक्ट को कॉमन कर दिया, हिंदी को सेकंड और फर्स्ट ग्रेड आपने सिलेबस देख लिया होगा, दोनों का बिल्कुल कॉमन कर दिया है। आराम से झंडे गाड़ देंगे विद्यार्थी, ये गारंटी है, क्योंकि ज़्यादा बदलाव नहीं है दोनों सिलेबसों में, फर्स्ट और सेकंड में। हाँ, जीके है ना ये टिकाएगा, घुटने तो यहाँ पर आके टिकेंगे कि कौन विद्यार्थी किस तरह से पढ़ रहा है और कौन सा टॉपिक किस प्रकार से वो तैयार कर रहा है। आप घुसे रहोगे इंग्लिश मैथ्स में, अगला करंट अफेयर से आगे निकल जाएगा। आप जब तक करंट अफेयर उठाओगे तब तक एग्जाम में हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इस जनवरी से लेकर के जब तक एग्जाम हो, करंट अफेयर्स का कोई भी ऐसा चीज़ ना छोड़ें, कोई ऐसी योजना ना छोड़ें, कोई ऐसा पुरस्कार ना छोड़ें, कोई ऐसी पुस्तक ना छोड़ें जो लेटेस्ट में चर्चित रही हो, ठीक है ना। तो करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी करना। 20 मार्क्स के यहाँ से आएंगे तो आपको ये वाला बीच वाला पोर्शन है ना, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, इसमें से 20 प्रश्न जो आएंगे 40 मार्क्स का आएगा। तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, आप रीजनिंग के 3-4 कर दोगे, 3-4 मान लो आप हिंदी के कर दोगे, हिंदी के विद्यार्थी, तो 8 या 9% यहाँ से आप निकाल लोगे ना, तो बहुत बड़ी बात है 20 में से। फिर यानी मैथ्स वाले और इंग्लिश वालों को छोड़ देना, उसके साथ ज़बरदस्ती मत करना, एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन आएंगे अपने, 10 क्वेश्चन ये आएंगे यहाँ से। अगर अच्छे से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हो ना, तो आप यहाँ से 8 क्वेश्चन निकाल लेते हो तो आगे निकल जाओगे, आराम से आगे निकल जाओगे। फिर देखो जनरल साइंस, ये ज़्यादा डीपली नहीं आती है, जनरल साइंस ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती है। व्याख्याता के पीछे पेपर उठा के देख लीजिएगा, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं बेसिक, बट ये प्रश्न आपको सही करने ना, तो आप कक्षा 8, 9 और 10 की किताब है ना,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, वो वाली आप पढ़ लेना। उसमें से ही आपको ये 5 या 4% जो भी आते हैं साइंस के, आराम से 2 या 3 आप लोग यहाँ से निकाल लोगे। साइंस में अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। AC/DC जो विद्युत धारा होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो इसमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर पढ़ना चाहो तो साइंस वाले साइंस के प्रश्न यहाँ से निकाल सकते हो। इंडियन पॉलिटी को बहुत ही ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये व्याख्याता की परीक्षा है, इसलिए डीपली, जितना डीपली हो सके ना उतना डीपली पढ़ना इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इंडियन पॉलिटी बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न बना बना के पूछते हैं कि विद्यार्थी पढ़ता कुछ और प्रश्न अलग ही तरीके से आता है। यानी अब आजकल प्रश्न की लैंग्वेज चेंज कर दी है। जैसे राष्ट्रपति, ये नहीं है कितने नंबर अनुच्छेद में, गया वो जमाना। अब राष्ट्रपति के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी चारों ऑप्शनों में आपको पूरा राष्ट्रपति याद हो जाएगा। इस प्रकार से समझ के करना पड़ेगा उस प्रश्न को। पार्लियामेंट के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, समझ रहे हो ना, संविधान के बारे में, तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल गहराई में जा करके पढ़ना भैया। ये व्याख्याता की पोस्ट है, व्याख्याता की पोस्ट एक सम्माननीय पद होता है। समझ रहे हो ना बात को, लगोगे तो एक अलग ही फीलिंग्स आएगी सारी, समझ रहे हो ना। अभी भी आ रही होगी कि यार काश मैं व्याख्याता होता, तो वो वाली बात है। तो व्याख्याता की पोस्ट में दम है, तो बिल्कुल गहराई में जाके अच्छे नोट्स तैयार करके बढ़िया डीपली पढ़ना है। अब राजस्थान की जोग्राफी है, ये जोग्राफी है, इसमें से भी प्रश्न आएंगे, यानी इंडियन पॉलिटी की और राजस्थान की जोग्राफी और साइंस में से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 3 5 ये तीनों पोर्शन के 5 5 आएंगे। 5 यहाँ से तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, समझ रहे हो ना बात को। राजस्थान की ज्योग्राफी से में आप 5% निकाल सकते हो। पॉलिटी से ढंग से पढ़ोगे तो 3 तो करोगे ही करोगे कम से कम है। साइंस के 3 तो करोगे ही करोगे। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा साइंस को, ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपको कक्षा 8 9 और 10 की किताबें पढ़नी है। आगे बात समझ में। ये देखो बड़े नंबर अब की बार किस में मिल रहे हैं, सबसे आसान नंबर आपको मिल रहे हैं एजुकेशन मैनेजमेंट में। 15 क्वेश्चन आपको मैं टॉपिक्स दिखाऊंगा, देखना आराम से। आप अभी से अगर नोट्स बनाना शुरू कर दो ना, तो भैया बड़े नंबर मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चनों के 30 नंबर है। आगे निकलने वाला पोर्शन ये है, ज़्यादा फोकस करने वाला पोर्शन ये है। इसमें एक तो राइट टू रिकॉल वाला, वो जो है ना एजुकेशन वाला 2009 वाला, वो वाला आपको बहुत अच्छे तैयार करना, बहुत अच्छे से धाराओं को याद करना है। किस क्लास तक कितने कालांश लेता है टीचर, कितने बच्चे होने चाहिए, इस प्रकार से वो है ना 2009 वाला। इसका मैंने वीडियो भी बहुत शानदार तरीके से बना रखा, अगर आप प्ले लिस्ट में से एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये राइट टू रिकॉल वाला मतलब एक्ट 2009 वाला। अब एजुकेशन मैनेजमेंट है ना, इनमें कॉन्सेप्ट है, फिर फंक्शंस हैं, फिर प्रिंसिपल है, उसकी अवधारणा, उसकी विशेषता वगैरह है ना। जो विद्यालय प्रबंध, ध्यान रखिएगा, शुरू जो होता है ना, तो उसका शुरू होने वाला पहला जो शैक्षिक प्रबंधन है, उसकी अवधारणा, उसके कार्य, उसकी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें है ना, उसकी आवश्यकताएं, वो सारा का सारा इसमें ही आएगा, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं है। आगे आप SIERT की स्थापना कब दो, बोर्ड BSER की स्थापना, IASC की, डाइट की, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूलों की, फिर एक दीक्षा, दीक्षा राइस इस्माइल, दीक्षा और राइस इस्माइल इस्माइल, ये शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये तो बिल्कुल, मतलब ये सारे जितने भी टॉपिक है ना नीचे वाले, मतलब मात्र 5 5 7 7 लाइनों की टॉपिक है। अब RBSC की स्थापना कब हुई थी, 1957 में, पहले जयपुर में था, बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया। इस हिसाब से इतने इसमें सदस्य होते हैं, ये होते हैं, वो वाली बात है ना, पहले जो पढ़ रहे थे। तो इतना आसान कर दिया है कि इसके पास में देखो 15 क्वेश्चन बनाएगा और ये इतने से टॉपिक हैं उसके पास में, समझ रहे हो ना बात को। तो थोड़ी से टॉपिकों में अब इनमें डीपली जा जाके पढ़ना आपको, हर एक चीज़ को बहुत अच्छी अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अब डाइट है, डाइट की स्थापना कब हुई, क्या हुआ, क्या कार्य होते हैं इसके, वगैरह वगैरह, जो भी जितनी बात होती हैं। और एक दीक्षा राइस इस्माइल, ये दीक्षा राइस, और एक इस्माइली जो कार्यक्रम चलता है ना, ये वाला, इनको, ये तो बिल्कुल नाम मात्र के हैं, मात्र 3 3 4 4 पंक्तियों में पूरे होते हैं। ये जो लॉकडाउन लगा था ना, उसमें शुरू की गई थी ये योजनाएं थी बच्चों को पढ़ाने वाली। तो अरे एक इस्माइल का तो पक्का ऑपरेशन आएगा, देख लेना चाहिए आप लोग, और बिल्कुल आसान सा होगा। ये मैं आपको करवा भी दूंगा। अगर ये वाला पोर्शन है ना, ये मैं आपको बिल्कुल आराम से सारा का सारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करके करवाऊंगा आप लोगों को। अभी नहीं करवाऊंगा, एक बार हिंदी होने के बाद में ये करवाऊंगा, क्योंकि ये इसलिए करवाऊंगा कि विद्यार्थियों का इसमें भला ये होगा कि इसमें 15 क्वेश्चन आने हैं, और वो भी मतलब थोड़े से टॉपिकों में से 15 क्वेश्चनों का मतलब 30 नंबर, बहुत बड़ा
अपने आप में एक अहमियत रखते हैं आगे निकालने के लिए अन्य विद्यार्थियों से। इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब फोकस वाली चीज़ें देखो, आर्ट के विद्यार्थी खासतौर से ध्यान दें एजुकेशन मैनेजमेंट पे। बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं, बहुत कुछ हटा दिया यार। कस्तूरबा गांधी वगैरह जो भी जितनी भी पहले चलती थी ना, कितनी बड़ी किताब चलती थी, वो सारी की सारी हैं। जैसे महाविद्यालय वगैरह हैं, बालिका फाउंडेशन है, भारतीय स्काउट गाइड है, मिलिट्री सैनिक वगैरह वगैरह, मॉडल मॉडल सब, ई मित्र गवर्नेंस, सब कुछ, ज्ञानवाणी गिनवाणी सब हटा दिया इसका, एजुसेट एजुसेट सब कुछ हटा दिया है। तो ध्यान रखना थोड़े से टॉपिक हैं और इसमें से 15 क्वेश्चन उसको बनाने हैं। तो इनको अपन बिल्कुल गहराई में जा करके एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा, साथ साथ में आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। ये रीड के बाद करेंगे अपन। तो आर्ट के विद्यार्थी खासतौर से ध्यान दें इस पोर्शन पर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, इन पे अच्छा फोकस करें। 15 प्रश्न आने हैं, 15 से अपन को कम से कम यहाँ से 12 प्रश्न निकालने हैं आर्ट के विद्यार्थियों के लिए खासतौर से। यहाँ से 5 के 5 सही जाने चाहिए अपने, यहाँ से 3 तो जाने ही जाने चाहिए, ठीक है। अब साइंस की बात रही तो जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आपको 2 या 3 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स को बिल्कुल ढंग से पढ़ना। 8 क्वेश्चन निकालने अपन को यहाँ से। कितने निकालने हैं? 8 क्वेश्चन। हिंदी वालों के लिए प्लस पॉइंट है, इंग्लिश को छेड़ना नहीं है और मैथ्स को छेड़ना नहीं है। रीजनिंग को करना अपन को 2 या 3 या 4 जितने प्रश्न आते हैं रीजनिंग वाले थोड़ा सा आप कर भी दोगे, ज़्यादा डीपली नहीं आएगा। अब ये आएगा पहला, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। इसमें से 15 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें से अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो अपन को कम से कम 10 या 12 तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। चलो 10 भी यहाँ से अपन ने निकाल लिए, 10 यहाँ से निकाल लिए। 30 प्रश्नों का एक बार जुगाड़ करना आप लोग सही से। फिर 2 या 3 रीजनिंग से, 3 या 4 यहाँ से निकाल लेने हैं, मतलब 6-7 प्रश्न यहाँ से निकल जाएंगे, तो 17 प्रश्न। फिर आपको कम से कम 8 प्रश्न यहाँ से निकालने, आगे निकलना है ना, तब यहाँ पर कम से कम 8 निकालने पड़ेंगे, तब ये कम से कम हो जाएंगे अपने पास में 22 क्वेश्चन। 8 ये 15 वो हो गए 22। अब देखिएगा साइंस के अगर निकाल सकते हो तो 2 प्रश्न या 3 प्रश्न यहाँ से, 3 ये हो जाएंगे, 3 ये 6, 5 ये 11, 11 22 यानी 33 प्रश्न आपके आगे निकल गए। 10 यहाँ से निकल गए, तो अगर 43 क्वेश्चन आप लोग सही करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार मार्क्स हैं आपके और व्याख्याता बनने के लिए बिल्कुल अच्छे चांस बनते हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो 43 बहुत होते हैं। इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये नहीं है कि मुझे कम से कम 60 क्वेश्चन सही करने हैं, ये करने हैं। आपसे इतना ना तो होगा, ना ही इनके साथ में ज़बरदस्ती करनी है। अन्यथा आप 43 किस गए, 23 पे आके टिक गए तो कोई नहीं पूछेगा ज़्यादा। अगर यहाँ तक आप करते हो तो ठीक है। अगर आप लोग 60-70% कर देते हो, अटेम्प्ट करते हो पेपर में, तो वो करते करते है ना 30 से नीचे आगे, फिर आगे आप चाहे हिंदी में कितने ही सही करते रहो अपने सब्जेक्ट में, अब की बार कोई नहीं पूछने वाला इसको। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक एक जो पार्ट विभाजन किया गया है आरपीएससी के द्वारा, उस हिसाब से पढ़ते रहना आप लोग। उस हिसाब से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आराम से आप सीट निकाल सकते हो। सीट निकालना बड़ी बात है, पहले ये ध्यान रखो, ठीक है ना। पहले अपना मतलब करियर सेफ होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले तो सेफ्टी का ध्यान रखो। यहाँ पर 43 है, अपने 33 भी सही होते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। कई कई लोगों की 33 सही नहीं होंगे और हुए भी नहीं है। पीछे व्याख्याता की भर्तियाँ हुई है ना, उनमें 33 प्रश्न जीके में बहुतों के नहीं है, वो व्याख्याता हैं उन्होंने सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा खींच लिया था। पर अब की बार क्या होगा, अब की बार अगर जीके में आप स्कोर अच्छा खींचोगे तो ही आपका सब्जेक्ट बड़ा काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया है मेरे स्व विवेक के आधार पर, इसी प्रकार से आप तैयारी अगर करते हो तो आप आराम से सीट निकालोगे। अन्यथा आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते हो तो वो तो देखना ही है कि किस हिसाब से, कि ये तो फालतू में बात कर रहे हैं, अपन को ये ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वो गुरुजी ये कह रहे थे। गुरुजी सब यूँ ही कहते रहते हैं, सभी का अपना अपना हिसाब होता है। किसी का कोई पार्ट अच्छा होता है, किसी की मान लो मैथ्स अच्छी होगी तो वो तो मैथ्स की सपोर्ट करेगा ना। अब मुझे पता है ना, आर्ट वाले विद्यार्थियों मैथ्स कितनी शानदार होती है और इंग्लिश कितनी शानदार होती है। ढंग से तो उनको स्पेलिंग ही नहीं होती, वो मतलब ठीक से स्पेलिंग का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो करेंगे कहाँ से इंग्लिश अच्छी, है ना। और वो हाँ आपको ये ज़रूर कह देंगे कि हम आपको एक्टिव पैसिव सिखा देंगे, ये वर्ब सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, वो सिखाएंगे अच्छा, क्योंकि उनको अनुभव है 10-12 साल पढ़ाने का, तो उनको तो आता है। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उनको आता है, बट विद्यार्थी कितना ग्रहण कर पा रहा है वो तो आप तो समझदार हो यार। ग्रेजुएशन बीएड एमए सब कुछ कर रखा, आपको तो पता ही है ना आपकी मतलब इंग्लिश कितनी अच्छी है, मैथ्स कितनी अच्छी है, रीजनिंग कितनी अच्छी है, साइंस कितनी अच्छी है, आपको तो सभी को अच्छी तरीके से पता ही है। खुद को तो अपने को पता ही है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अपने हिसाब से जो पार्ट आपको ठीक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें 2 महीने अच्छी मैथ, आपने मैथ्स और साइंस में टाइम खराब किया ना,
करोगे, इससे अच्छा है कि करंट अफेयर्स और हिस्ट्री वगैरह या विद्यालय प्रबंध वगैरह उसमें टाइम दीजिए वो, ताकि फायदा होगा। तो आशा करता हूँ आराम से हर एक बात समझ में आई होगी, हर एक बिंदु पर अच्छे से चर्चा भी कर लिया अपन ने, कैसे कैसे किसको पढ़ना है और टाइम फुल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना है, सोशल मीडिया को कम से कम टाइम देना है। ये मार्क्सों का विभाजन आपके सामने पड़ा है, 150 मार्क्स हैं। अब आप कैसे निकालते हो आप पे डिपेंड है। मैंने मेरे तरीके से आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने विचार भी रखिएगा और अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।